ओके, आज भी हम लोग पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन के लिए बिकॉज हमारा कल के क्लास में पूरा पेपर डिस्कस हो नहीं पाया था और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे बाकी रह गए हैं। ये वाले पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और जो लोग कल नहीं जुड़े थे मेरे ख्याल से तो अभी सब लोग जुड़े ही हैं जो लोग कल भी थे। तो हम लोग अभी CPDM का मेंस वाला जो बायोटेक का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। और कई सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, डिस्कस भी किया था। सो उसी सीक्वेंस में आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और अगर कल की क्लास में से किसी कुछ डाउट है, कुछ पूछना होगा तो आज भी आप लोग उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और मेरी आवाज़ भी ठीक ठाक पहुंच रही होगी आप लोगों को। कल ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका था और पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस हो गए थे और लास्ट में पार्ट बी का भी ये वाला भी क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया था। हीट को लेकर के आइसबर्ग का भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया था, ये भी हो गया था। और इसको लेकर के हम लोगों ने छोड़ दिया था कि इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको पढ़ाएंगे भी। कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? ओके, सेक्शन सी में हम लोगों ने पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको कवर कर दिया था और उसके पीछे का रीजन भी आपको बता दिया गया था कि नाइग्रोसिन और कॉन्गो जो रेड है ये टाइप के बैक्टीरिया को क्या करता है, स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि ऊपर जो आपको दे रखे हैं वो सबके सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव हैं। तो दैट इज वाई अपना इफेक्ट यहाँ पे दिखा नहीं पाता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद कंटिन्यू हम लोग आगे मूव करेंगे। और जैसा कि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है कि वॉइस की प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को भी फेस हुआ हो तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होगा फिर तो दिक्कत है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था सेक्शन सी का 7th नंबर क्वेश्चन का पार्ट ए, जिसमें ये पूछा गया था आप लोगों से कि स्टेफिलोकोकस एंड बैसिलस सबटिलिस को अगर क्रिस्टल वॉलेट से एंड सेफ्रोनिन से स्टेन किया जाता है तो वो हमको कलर दिखाई देता है। जबकि अगर उसी सेम बैक्टीरिया के स्पीसीज को और कल्चर को नाइग्रोसिन से और कॉन्गो रेड से करते हैं तो ऐसा हमको कलर दिखाई नहीं देता। उसके पीछे रीजन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि हाँ, कॉन्गो रेड और नाइग्रोसिन जो डाई है वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं और आपके जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनको सेल्स को करने के लिए किया जाता है, राइट। और ग्राम नेगेटिव में भी क्या करेगा, सिर्फ बैक्टीरिया के सेल सरफेस को करता है, मीन्स मेम्ब्रेन को, ना कि सेल वॉल को। जबकि यहाँ पे जो दिए गए आपके डाइज हैं दैट इज द क्रिस्टल वॉलेट और सेफ्रानिन, ये दोनों आपके क्या हैं, प्लांट के सॉरी बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। दैट इज वाई आपको दिखाई नहीं देता है। सो लास्ट हमारा डिस्कशन यहाँ पे क्लोज हुआ था। इसके पहले के सारे चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे मूव करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रूफ एक्सपेरिमेंटली दैट ट्रांसफॉर्मेशंस मे नॉट रिक्वायर सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी टॉपिक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपको बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस पढ़ना होता है और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शंस में आपको मैंने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे, जिसमें है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शंस और कॉन्जुगेशंस, राइट। और इन तीनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद आपने ये समझा था कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शंस का टर्म यूज़ किया जाता है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए पूछा भी जाता है कि बैक्टीरिया सो बेसिकली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है और यहाँ पे ऐसा कोई मियोसिस और माइटोसिस का डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो कैसे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी आपसे इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करने के लिए पूछा जाता है और आपको मिसलीड भी किया जाता है। जब कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं देने के लिए और अगर आपने बताया कि हाँ, आपकी जो टॉपिक है, मतलब जिस पे आपकी पकड़ है वो माइक्रोबायोलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या जेनेटिक्स है, तीनों के ही टॉपिक से ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। सो आपको ऐसे टाइप के सवाल को बताने के लिए आपको ये जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि क्यों बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी, और यूनिसेलुलर के साथ साथ में प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए तो ये जो टर्म आपको यूज़ किए जाते हैं दैट इज मियोसिस एंड माइटोसिस, ये तो यूज ही नहीं करना है। तो और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें
इस टाइप का डिवीजन होता है। तो कैसे आप इसे प्रूव करोगे कि बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है? तो यहाँ के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का सबसे यूनिक जो फीचर है वो क्या है, दैट इज द वेरिएशन, राइट। जितने भी आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिम्स होते हैं उनमें जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। अगर एक जनरेशन का ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करके सेकंड जनरेशन के इंडिविजुअल्स को बनाता है तो ये सेकंड जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें वेरिएशंस देखने को मिलेगा। जैसे हम सभी लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा एडवांस हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमसे ज़्यादा एडवांस होगी, और उनसे आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी ज़्यादा हमसे क्या होगा, एडवांस होगा। सो देयर इज अ ग्रेजुअली वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन in the sexually reproducing organism. So this is most unique and characteristic feature of a sexually reproducing organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका फीचर यही है कि वो उनके इंडिविजुअल्स में जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन देखने को मिलता है। बैक्टीरिया के केस में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, इन तीनों ही प्रोसेस में उनके जेनेटिक्स में मीन्स उनके डीएनए में क्या आता है, एक्सचेंजेस होते हैं, कभी प्लाज्मिड में, कभी मेन क्रोमोसोम में, राइट। और ये प्लाज्मिड और क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस में अल्टरेशन होने की वजह से उनमें फिनोटिपिकली एज वेल एज जीनोटिपिकली क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। दैट इज वाई आप इनको बोलते हैं कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। या बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स कौन से हैं, तो उसमें आप बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इन तीनों प्रोसेस के कॉन्सिक्वेंटली जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो जो भी आपके उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बनने वाला जो आपका बैक्टीरियल सेल्स होगा उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे इस बात को प्रूव करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए किसी सेल से सेल का कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, इसका पीडीएफ भी दे दिया हूँ, बताया जा चुका है कि कॉन्जुगेशन होने के लिए दो बैक्टीरियल सेल्स का आपस में इंटैक्ट होना जरूरी होता है, और इनके बीच में क्या बनता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। क्या बनता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इनका जो डीएनए होता है, ये प्लाज्मिड है, ये डीएनए, ये इनका कुछ फ्रेगमेंट यहाँ से ट्रांसफर होकर क्या होगा, यहाँ पे जाता है, राइट। सो आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है और आपसे ये भी पूछा जाता है, यहाँ पे आपको उल्टा करके पूछा गया है। ये पूछ रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कॉन्जुगेशन का मतलब कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे। चूंकि अभी हमारा सवाल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग प्रूफ करने के लिए अच्छे तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको सिंपली अगर इस फिगर से समझें तो मान लीजिए अगर आपका एक बैक्टीरियल सेल्स है, इस बैक्टीरियल सेल्स का अपना खुद का क्या होगा, प्लाज्मिड होगा, और अपना खुद का क्या होगा, डीएनए होगा, राइट। इस बैक्टीरियल सेल्स के पास ये एबिलिटी है कि इसके आउटसाइड में, बाहर कहीं ऐसे नेकेड डीएनए का फ्रेगमेंट अगर पड़ा हुआ है, कैसा डीएनए, नेकेड डीएनए। अब ये डीएनए क्या होता है, हाँ जी, नेकेड डीएनए मीन्स वेरी गुड, सेल फ्री डीएनए के भी नाम से इसको जानते हैं। कैसा डीएनए, सेल फ्री डीएनए। सेल फ्री डीएनए ही बेसिकली कांटेक्ट करता है, या सेल फ्री डीएनए ही नियर बाई बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, इंसर्ट होता है, और इस टाइप के प्रोसेस को बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। So to be perform a transformation process, there is a need of a cell-free DNA and a bacterial cells. दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका बैक्टीरिया जो कि रिसिपेंट है, जो कि रिसीव करेगा, और दूसरा आपका सेल फ्री डीएनए, दैट मीन्स नेकेड डीएनए का होना ज़रूरी है। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर में कवर्ड होगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होगी, फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो जाएगी या ट्रांसडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। सो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को होने के लिए ज़रूरी क्या है, इस बात को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूरी एक है, पहला दैट इज़ द बैक्टीरियल सेल्स का होना, और वो भी ऐसा जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो नेकेड डीएनए को क्या कर सके, रिसीव कर सके। और दूसरा आपका नेकेड डीएनए का होना होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल
अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये नेकेड डीएनए का सोर्स क्या होगा? कहाँ से ये मिलेगा डीएनए? डीएनए तो ऐसे नॉर्मली सेल्स में पाया जाता है, तो क्या विदाउट सेल्स का भी डीएनए एग्ज़िस्ट करता है क्या नेचर में? तो क्या बताएँगे आप लोग इसका जवाब? हाँ जी। Transformation is a natural process, not a in vitro cases. And in nature, there is this process happened naturally. There is no need of isolation. There is no need of a purification process. So my question is that is there possible that is cells DNA can only exist without any membrane or without any cell? Is it possible? और कोई? चलिए अच्छा आंसर आपका अमित। पढ़ा बहुत लोग मतलब नॉर्मली सब सब लोगों ने ये प्रोसेस पढ़ा हुआ है अपने यूजी के टाइम पे, पीजी के टाइम पे, और व्हाटएवर जो भी प्रिपरेशन आप किए होंगे, गेट नेट जो भी, वहाँ पे पढ़ने को आपको मिलता है कि नेकेड डीएनए का जब भी कोई ऐसे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में अगर इंसर्शन हो जाए तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ग्रिफिथ साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया था और उन्होंने बताने की भी कोशिश की थी इस चीज़ को लेकर के, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत बाकायदे आपको पढ़ाया, इसका पीडीएफ नोट्स भी दिया था। और शायद मेरे ख्याल से अभी मैं यहाँ पे पीडीएफ खुला भी है तो मैं देख लेता हूँ, अगर है तो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है आपका, दिखाई दे रहा है पीडीएफ क्या? अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया लिखा हुआ दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने, मतलब ये आपको पढ़ाया भी गया और अच्छे तरीके से आपको ये सारे नोट्स भी दिए गए हैं। तो होपफुली कि अभी आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। ये सारे जो टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे भी लेकर के सवाल बनते हैं। ये कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि एक्सोजिनोड, इंडोजिनोड, मेरोजाइगोट्स और कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होती है। तो यही ये वाले टर्म्स आते हैं। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस सारे बैक्टीरियल सेल्स कर सकते हैं? सो आंसर इज नो, सारे बैक्टीरियल सेल्स नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है, वो फ्री डीएनए को, नेकेड डीएनए को अपटेक कर सकते हैं। ऐसे सेल्स को ही हम कॉम्पिटेंट सेल्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो सवाल मेरा ये है कि ये प्रोसेस नेचर में हो रही है और सॉयल में ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, बिकॉज वहीं पे ही मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। तो नेचर में तो कोई भी हम लोग प्लाज्मिड आइसोलेशन नहीं करते हैं, कोई भी डीएनए आइसोलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्री डीएनए का या नेकेड डीएनए का सोर्स क्या है, आता कहाँ से है ये? कुछ आइडिया है इसके बारे में? अच्छा, ओके। अमित बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ पाया। हालाँकि इन्होंने इस बात को एडमिट किया, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने देखा नहीं है, बट उसका आंसर बहुत सही है। एक्चुअली नेचर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, चाहे मतलब मतलब फंगस हों या फिर बैक्टीरिया हों या फिर आपके एल्गी हों, कुछ भी हों, उन सभी का मतलब एक सर्टेन लाइफ स्पैन है, वो डेथ भी होती रहती है उनकी। तो ऐसे ही बैक्टीरिया, चूँकि सॉइल में माइक्रोब्स की पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी अदर। इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिपोर्ट की गई है। ये जो फ्री डीएनए का सोर्स होता है वो बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, वो जो डेड की हुई सेल्स होती हैं, डेड होने के बाद इनके जो बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं, उन्हीं डिग्रेडेशन से भी। और ये जो डीएनए आपका होता है ना, ये ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट डीएनए होता है, ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल का भी डिग्रेडेशन होता है, लेकिन डिग्रेडेशन होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बचे हुए रहते हैं, उन्हीं फ्रेगमेंट को ये पूरा सेल्स क्या करता है, अपटेक करता है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि मेम्ब्रेन जो हमारी होती है सेल की, उस सेल की मेम्ब्रेन की भी परमिएशन लिमिट है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा भी मॉलिक्यूल आपका क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और इसको आने के लिए भी कोई अगर ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो उसका भी एक लिमिट है। तो ये जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मीन्स अपटेक करता है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, ये इसकी साइज एक लिमिटेड होती है, बहुत छोटी होती है। और ये छोटा जो नेकेड डीएनए का सोर्स है वो बेसिकली बैक्टीरियल सेल जो कि डेड कर चुका है,
और सर्टेन एंजाइम्स वहाँ के आसपास में सिक्रेट होते रहते हैं जो कि उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो डिग्रेडेशन के बाद का जो फ्री फॉर्म में बचा हुआ डीएनए है, उसी डीएनए को बैक्टीरिया क्या करता है, लेने का काम करता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि इस फ्री फॉर्म ऑफ डीएनए को अपटेक कर सकता है, उसको आप कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और ऐसा डीएनए जिन जो कि सेल के आउटसाइड में हो, मतलब सेल का इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी हो, वो डीएनए मॉलिक्यूल आपका क्या हो चुका हो, डिग्रेड हो चुका हो, बाहर आ चुका हो, उसको आप सेल फ्री या नेकेड डीएनए के नाम से जानते हैं। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा था कि सेल का कांटेक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके और फिगर दे करके बना करके बताना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। नंबर पहला एक कॉम्पिटेंस सेल्स की, नंबर दूसरा एक नेकेड डीएनए का। तो नेकेड डीएनए के होने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब कांटेक्ट का मतलब हुआ कि दो सेल्स का, तो दो सेल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में सेल से सेल का कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है रिक्वायर सेल टू सेल कांटेक्ट। सो क्या आपको लगता है कि सेल टू सेल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको एक चाहिए फ्री डीएनए, और फ्री डीएनए का मतलब ये है कि वहाँ पे सेल नहीं है। सो दैट इज़ वाई हम इसको टेक्निकली फिगर के हेल्प से और एक्सपेरिमेंट के हेल्प से भी आपको बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि हाँ, इस प्रोसेस को होने के लिए दो सेल्स को आपस में कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, आगे मूव करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ विल यू प्रूव दैट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस इज अ मेजर रेगुलेटेड स्टेप इन द इंटैक्ट सेल। ग्लाइकोलिसिस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया, लगभग 2 या 2.5 क्लास लगा था मुझे लग रहा है पूरा ये पढ़ाने में। और हर एक एंजाइम का पूरा रेगुलेशन आपको पढ़ाया, हर एक एंजाइम के लिए कौन कौन से सबस्ट्रेट काम करेंगे, कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल काम करेगा, ये सब कुछ आपको बताया गया। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स में यूज किए जाने वाला सेकंड स्टेप पे क्या है, एग्जाम्पल है एंजाइम का। और इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा, क्या काम करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? आइडिया है कुछ, मतलब याद है कुछ? वेरी गुड। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस अगर आपको याद हो, तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पे ग्लूकोज से क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, राइट। यही बनाने वाले स्टेप्स में आपका आता है एंजाइम कौन, दैट इज अ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आपको पता है अच्छे तरीके से काइनेज वर्ड जहाँ पे लग जाता है उस एंजाइम की पहचान हो जाती है कि ये फॉस्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। और फॉस्फोराइलेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं या तो कंज्यूम होते हैं, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल वहाँ पे यूज किया जाता है। तो आपने जाना है कि आपका ग्लाइकोलिसिस के दो फेज होते हैं, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज वो होती है जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, राइट, मीन्स लगते हैं। और आपका पे ऑफ फेज वो होता है जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, राइट। तो ये दोनों ही स्टेज, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज फिर फॉस्फेट का बनना, मतलब ये कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, इसको एडिशन होने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी। यही एटीपी मॉलिक्यूल जब आपका किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी मॉलिक्यूल में, तो अपना फॉस्फेट देता है और ये जाकर 6 नंबर ऑफ फॉस्फेट पे जाकर ग्रुप पे कार्बन पे ऐड हो जाता है। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से डाई फॉस्फेट हो गया, मतलब पहले एक कार्बन पे था, अब पहले और छठवें कार्बन पे हो गया। तो फिर से यहाँ पे आपका एक एटीपी क्या होती है, खर्च होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च होकर के एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका एक एनर्जी डिपेंडेंट मीन्स एटीपी डिपेंडेंट क्या है, रिएक्शन है। और ये पूछ रहा है कि कैसे आप इसको प्रूव करेंगे या कैसे आप इसको बताएंगे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस का एक मेजर रेगुलेटरी स्टेप माना जाता है, कैसे बताएंगे, बताइए। रेगुलेशन भी पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि कौन कौन से वो एंजाइम हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशंस का मतलब तो समझ में आता ही होगा सब लोगों को कि क्या इसका मीन है।
अरे बताइए भाई, ऐसे शांति शांति रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म। हम्म। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को फिगर दिखा दूं तो फिर आप लोग कुछ आंसर देने के लिए रेडी हो जाएंगे? फिगर है मेरे पास। चलिए, ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा मेटाबॉलिज्म है। और ये है, दिख रहा है? ओके। तो ये वाले, सॉरी, इस वाले एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये है पूरा आपका ग्लाइकोलिसिस। इसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेप को आप प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नीचे के स्टेप्स को आप पे ऑफ फेज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एनर्जी क्या होती है आपकी, ईल्ड होती है, मीन्स बनती है। ओके, तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो एंजाइम है, आप इसको कैसे बताएंगे कि ये एक रेगुलेटरी, मेजर रेगुलेटरी कंपोनेंट है, मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है? ओके। ग्लाइकोलिसिस की चलने की जरूरत कब है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल ये आता है कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो क्यों चल रही है, उसके पीछे का मेन पर्पज क्या है? बताइए। वेरी गुड, और कुछ? हाँ बिल्कुल। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही सेम तरीके से, सेम जैसा होता है। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि एरोबिक में अलग होगा, एनारोबिक में अलग होगा। मेरा सवाल ये है कि ग्लूकोज मींस ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है उसका प्राइम पर्पस क्या है? क्यों कोई सेल्स ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करना चाह रहा है? वेरी गुड, और कोई? हम्म। वेरी गुड। सो एटीपी जितना इक्विवेलेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके सेल्स के लिए फॉर द एनर्जी डिमांड फुलफिलिंग, एज वेल एज आपके सेल्स में एनएडीएच का भी कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा होगा कि एनएडी प्लस का और एनएडीएच का, इन दोनों का रेशियो ही सब कुछ डिसाइड करता है कि प्रोसेस चलेगी या नहीं चलेगी। आपने पढ़ा है ट्रिपल पी पाथवे, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ाया हूँ। वहाँ पर आपने देखा है कि किस तरीके से एनएडीएच मॉलिक्यूल से यूटिलाइज होता है। आपने आगे भी पढ़ा है दैट इज टीसीए साइकिल। वहाँ पे भी आपने देखा है कि एनएडीएच मॉलिक्यूल जो यूज मतलब बनता है, उससे निकलने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स आपके कहाँ जाते हैं, ग्रेडियंट बनाने में काम आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हो रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारा चीज़ है। तो ग्लाइकोलिसिस चलाने के पीछे का जो प्राइम ड्यूटी ड्यूटी है किसी भी सेल्स का, वो तो यही है कि एटीपी को जनरेट करना, बिकॉज ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल प्रोसेस है, कॉमन पाथवे है। बिकॉज ये अगर नहीं चलेगा तो एटीपी जनरेट नहीं हो रही, मतलब कम से कम एटीपी जनरेट करने के लिए भी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को चलना जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस ही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सिंपल यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक की जो एनर्जी मीन्स एटीपी की डिमांड है, उसकी स्टार्टिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज मेजर रेगुलेटरी कंपोनेंट कैसे हो सकता है, आप यहाँ पे देखिए। इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए, मतलब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपका एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपके सेल्स में ऑलरेडी, इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स ये कंज्यूम हो रही है और इसके बाद ये चीज़ें बन रही हैं। ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन अगर आपके सेल्स में है तो भी आप इसको, ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर सकता है। दूसरा,
अगर सेल्स में एनएडी प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो भी उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर सकता है, मीन्स प्रोसेस को रोक सकता है। एटीपी का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ये प्रोसेस क्या होगी, आपकी रेगुलेट हो जाएगी। तो ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ से बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का होना और ना होना ये रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि अगर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम अगर आपका इनएक्टिव हो जाएगा तो आपके जो प्रोसेस चल रही है वो क्या होगी, स्टार्ट रुक जाएगी। वैसे तो पूरे स्टेप में कोई सा भी एंजाइम अगर काम नहीं करेगा तो रुक जाएगा, लेकिन मेजर की बात आती है तो मेजरिटी आप कैसे इसको बताएंगे, ये किस बेसिस पे ये मेजर हुआ। मेजर ये इस बेसिस पे हुआ बिकॉज इसी स्टेप्स के बाद का जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसका बाइफर्केशन हो रहा है। अब प्रोसेस चल रही है किसमें, पे ऑफ फेज में, मतलब कि एटीपी जनरेट करने वाली प्रोसेस में। तो अगर आपके सेल्स में ऑलरेडी पहले से ही एटीपी जनरेटेड है, मीन्स एटीपी का रेशियो ठीक ठाक है, तो ये एटीपी ही जा करके उसको क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि लिविंग सिस्टम में कोई भी प्रोसेस पूरी तरीके से रेगुलेट मैनर में चलती है। सेल्स या टिश्यूज अननेसेसरी की अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उन काम को करने के लिए जिन काम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ग्लाइकोलिसिस चूंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन रेट में चेंजेस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आपके बॉडी में ग्लाइकोलिसिस की रेट क्या होती है, कम हो जाती है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, हाउस कीपिंग जीन, पढ़ा है? क्या होता है ये? हाउस कीपिंग जीन सारे उनमें पाए जाते हैं, सब में सेम ही होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अभी इसके पहले जो भी आंसर दिया, आई थिंक वर्षा ने आंसर दिया है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब इनको बेसिकली डिफाइन किया गया है एक्सप्रेशंस के बेसिस पे। एक तो आपके हाउस कीपिंग जीन हो जाते हैं, दूसरे आपके ओपेरॉन टाइप के जीन हो जाते हैं, राइट, कंडीशनल। तो हाउस कीपिंग जीन्स वो होते हैं जिनका एक्सप्रेशंस ऑल टाइम ऑन ही रहता है, इनको कभी बंद होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, मतलब जरूरत बनी रहती है। और उसी के एग्जाम्पल में आपका ग्लाइकोलिसिस भी आता है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कभी भी आपकी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। तो इनके इस स्टेज में, मतलब ग्लाइकोलिसिस की 10 स्टेप के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले 10 जो एंजाइम्स होते हैं, उन सभी एंजाइम्स का जो जीन का एक्सप्रेशन है वो बेसिकली कैसे कैटेगरी में आता है, दैट इज द हाउस कीपिंग। बिकॉज इनकी रिक्वायरमेंट ऑल टाइम पे पड़ती रहती है, हम बगैर एटीपी के काम नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स एज वेल एज फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एटीपी चाहिए होता है। और एटीपी को जनरेट करने के लिए सेंट्रल जो प्रोसेस है वो है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। सो on the basis of this statement we can say that glycolysis enzymes are the house housekeeping genes के examples हैं, राइट। सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेगुलेटरी कंपोनेंट है, इसलिए क्योंकि अगर आपके सेल्स में एटीपी का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है तो हाउस कीपिंग जीन के एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाएगा, उनको इनहिबिट किया जाएगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस वहीं पे क्या होगी, स्लो हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके के मैकेनिज्म जहाँ पे उनका प्रोडक्ट ही उस एंजाइम, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम को क्या करे, इनहिबिट करे, उसको फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो फीड बैक मैकेनिज्म के थ्रू भी रेगुलेट किया जाता है। और ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स में से 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि रेगुलेटरी कंपोनेंट माने जाते हैं। पहला आपने पढ़ लिया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दूसरा आपको फॉस्फोनल पायरुवेट जो सबसे लास्ट में यूज होता है, दिस वन, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है। इसको लेकर के भी रेगुलेशंस किए जाते हैं, ये भी डिसाइड करता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस अब आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, राइट। तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि हाँ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो आपका एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में। होपफुली कभी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको ने अच्छे से आंसर भी समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि वाई एंड हाउ आरएपीडी कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग द डिफरेंट जीनोटाइप एंड फॉर डेवलपिंग एसटीएस मार्कर।
ओके। सो पहले तो इन सब का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। आरएपीडी को पढ़ा चुका हूँ, आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी के बारे में। एसटीएस का फुल फॉर्म कोई बताएगा? हाँ जी, व्हाट इज एसटीएस? अरे आवाज नहीं जा रही है क्या? तो बताइए। अच्छा, आरएपीडी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए, तो आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है आरएफएलपी, उसके बाद आपको पढ़ाया था मैंने आरएपीडी, उसके बाद पढ़ाया था एएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कॉमनली पढ़ाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इसी आरएफएलपी टेक्निक पे क्या है, बेस्ड है। उसका जो मॉडिफाइड एडवांस वर्जन आया वो आरएपीडी, दैट इज रैंडम एम्पलीफाइड डीएनए पॉलीमॉर्फी डीएनए या पॉलीमॉर्फिज्म। और उसका इन दोनों का जो कंबाइंड वर्जन आया, इन दोनों को मिला करके वो क्या आया, दैट इज एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्यों और कैसे आरएपीडी टेक्निक को यूज किया जाता है डिफरेंशिएट करने में डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स को, और उसको डेवलप किया जाता है एसटीएस मार्कर को। एसटीएस मार्कर बेसिकली सीक्वेंस टैग साइट के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉलिक्यूलर मार्कर का एक बहुत अच्छा वो है, और मॉलिक्यूलर मार्कर वो होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो एसटीएस आपका एक मॉलिक्यूलर मार्कर का एग्जाम्पल है। पूछा जा रहा है कि आरएपीडी को आप एज अ मार्कर मींस मॉलिक्यूलर मार्कर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं किसी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जीनोटाइप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से आपको मैंने पढ़ाया था, और मैं अभी आपको यहाँ पे शायद दिखा भी सकता हूँ क्या है क्या नहीं। कोई नहीं। बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आपको ये पढ़ाया था आरएपीडी, आरएफएलपी और एएफएलपी को लेकर के, और यहाँ पे सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। सो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सीक्वेंस टैग साइड के नाम से जाना जाता है। एस टी एस का फुल फॉर्म है सीक्वेंस टैग साइट। ये आपके मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैसे, अभी इनको देख लेते हैं। आरएपीडी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, क्लास जब आप लोगों ने लिया था सबको बताया था, बट अभी जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको तो क्लास करने का मौका नहीं मिला, तो वो लोग आई थिंक अभी वीडियो भी नहीं देखे होंगे, तो उनको जानना जरूरी है। आरएपीडी बेसिकली एक आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में कोई भी सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का कॉपी प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज़ को पता करने के लिए आरएपीडी टेक्निक को यूज की जाती है। इसका नाम ही है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जीनोमिक डीएनए है। ओके, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, जीनोमिक डीएनए। ओके, हमने क्या किया कि एक नॉन डीएनए का सीक्वेंस का क्या किया, प्राइमर बना लिया। क्या बना लिया, प्राइमर, जो कि हमारा क्या है, नोन है। जिस डीएनए को हमें टारगेट करना है वो डीएनए का सीक्वेंस हमको पता नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं मालूम है, बट हाँ हमें ये पता करना है कि ये सीक्वेंस इस पूरे डीएनए में मीन्स जीनोमिक डीएनए में प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको हमको पता करना है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है रैंडम। मतलब कि जिस सीक्वेंस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सीक्वेंस का ना तो हमको सीक्वेंस मालूम है और ना ही हमको उसका लोकेशन मालूम है कि है भी कि नहीं है, कहाँ है ये भी नहीं पता है। करना क्या होता है कि इस सारे पूरे जीनोमिक डीएनए में इस प्राइमर को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है मिक्सचर में, और इसको फिर क्या, ये पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। क्या है, पीसीआर बेस्ड टेक्निक।
आरएफएलपी आपका कोई पीसीआर बेस्ड नहीं है, उसमें कोई आपको पीसीआर नहीं होता है, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेस्ड टेक्निक होती है, मीन्स उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ट्रीट किया जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो नॉन हमारा प्राइमर होता है, इस प्राइमर को क्या करते हैं, उस मिक्सचर में डाल देते हैं जिसमें आपका जीनोमिक डीएनए होता है। ये आपका क्या है, दैट इज द डीएनए है। अब ये प्राइमर का सीक्वेंस, और ये जब पीसीआर की पूरी प्रोसेस यूज होगी, दैट मीन्स पहले मेल्टिंग होगा, फिर एनलिंग होगी, फिर इसका प्राइम पॉलीमराइजेशन होगा, वो सारा सब कुछ होगा। तो आरएपीडी एक बेसिकली आपका मॉडिफाइड क्या है, पीसीआर है, मॉडिफाइड पीसीआर बेस्ड टेक्निक है। प्राइमर को क्या किया जाता है, जब उसमें मास्टर मिक्सर में डाला जाता है तो इस पूरे जीनोमिक डीएनए में जहां कहीं पे भी उस प्राइमर का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैचअप करता है, वहां पर जाकर क्या करेगा, वो पेयर करेगा। और पेयरिंग करने के बाद, चूंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपका जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। तो मान लीजिए सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये 5' to 3' डीएनए का सोर्स है, ये आपका 3' to 5' है, ये भी आपका 3' to 5' है, राइट। और मान लीजिए ये प्राइमर है, तो आपका ये प्राइमर का 5' to 3', ये इसका 3' to 5'। जहां कहीं पे भी बाइंड करेगा, मान लीजिए अगर ये वाला कंपोनेंट, सपोज ये दोनों प्राइमर आपके अलग अलग हो जाएं, जैसा कि आपको मालूम ही चलेगा कि मेल्टिंग होने के बाद दोनों क्या होंगे, आपके अलग हो जाएंगे। एक ऐसे मतलब, सॉरी, एक प्राइमर आपका मान लीजिए यहाँ पर आ गया, और एक प्राइमर मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। जहाँ कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट, जरूरी नहीं कि यहीं पे आए, ये बीच में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। और उस जहाँ कहीं पे भी बाइंड करेगा, उसके हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। स्लाइड पे क्या दिख रहा है अभी आप लोगों को? अभी मैंने रेड कलर से डीएनए और ग्रीन कलर से हाँ, प्राइमर बनाया, दिख रहा है। अच्छा। अरे, क्या अमित, कहाँ लैपटॉप से अटेंड किया हो क्लास की मोबाइल फोन से? अच्छा। अच्छा कोई नहीं, लैपटॉप ही हो जाएगा अमित, काहे इतना होपलेस होके बोलते हो, लैपटॉप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब चाहोगे तब तुम ले लोगे, बड़ा मत। बट फ़ोन से भी काम हो रहा है तो फ़ोन से काम कर लो। कोई नहीं, फ़ोन ठीक है, कंफर्टेबल रहता है। अभी आप जैसे नाइट का टाइम है तो आप रेस्ट मोड पे भी क्लास अटेंड कर सकते हो। वैसे मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, बट ठंडी का टाइम है तो आप ऐसे ही रेस्ट मोड में भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, रेस्ट करते करते नींद ना आ जाए इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। बिकॉज अभी आपको बोलना तो होता नहीं, दैट इज़ वाई मैं हमेशा आप लोगों का इनपुट चाहता रहता हूँ कि आप लोग उसमें बोलते रहिए। और होता क्या है कि अगर आप ऐसे कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हैं सिर्फ, तो आवाज़ का भी थोड़ा एक टोन होता है ना, उसको सुनते सुनते भी आपको नींद आ जाती है। तो जब भी आपको लगा करे कि आपको नींद आ रही है, तो कुछ आप अपना इनपुट दे दिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, और आरएपीडी के वर्किंग प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे। तो वर्किंग प्रिंसिपल आरएपीडी का क्या है कि आरएपीडी बेसिकली एक पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है, जिसमें जिस डीएनए के सीक्वेंस को हमें आइडेंटिफाई या एम्पलीफाई करना होता है, उस डीएनए के सीक्वेंस के बारे में हमें आइडिया नहीं होता, उसके लोकेशंस के बारे में आइडिया में नहीं होता है। हमें सिर्फ जो प्राइमर है, वो प्राइमर का सीक्वेंस पता होता है, और हम ये जानते हैं कि हमें इसी वाले सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बेस मतलब डीएनए हमको मालूम करना है कि है कि नहीं है। इस वाले टेक्निक को यूज करके आप क्या क्या पता कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि ये जो हमने प्राइमर बनाया है, ये प्राइमर हमारा नोन सीक्वेंस है, और ये नोन सीक्वेंस हमने किसी एक स्पीसीज के कोई एक यूनिक सीक्वेंस को लिया हुआ है, जो कि मान लीजिए जैसे वीएनटीआर जो सीक्वेंसेस होते हैं, वो स्पीसीज की वेरिएबिलिटी को बताता है। तो हमने वीएनटीआर सीक्वेंसेस का क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। हमें ये पता है कि जिस डीएनए के सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री हमने बनाया है, अगर ये डीएनए का सोर्स वही सेम होगा, मतलब उसी स्पीसीज का होगा, फिर तो ये क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, अदरवाइज बाइंडिंग वहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री उसका मिलेगा नहीं।
या अगर हमें ये पता करना हो कि जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन का जीन है और हमें ये डाउट हो गया है कि हाँ, हमें हीमोग्लोबिन के जीन के सीक्वेंस में क्या है, म्यूटेशंस है। तो हमने हीमोग्लोबिन के जीन का जो सीक्वेंस है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बनाया और उसे डीएनए में डाल करके उसकी आरएपीडी करा दी। अगर म्यूटेशन हुआ रहेगा तो फिर यहाँ पे बाइंडिंग नहीं करेगा, और म्यूटेशन अगर नहीं हुआ फिर बाइंडिंग करेगा। मतलब अगर बाइंडिंग करने के बाद एम्प्लीफिकेशन हो गया, दैट इज ओके, दैट मीन्स देयर इज नो एनी म्यूटेशंस एट ऑल, राइट। और अगर वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ इश्यूज है, दैट मीन्स कि उस डीएनए के सीक्वेंसेस में अल्ट्रेशन है, दैट इज वाई वो प्राइमर बाइंड नहीं कर पाया है और एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट आपका वहाँ पे पीसीआर के थ्रू नहीं बना है। तो आरएपीडी टेक्निक को यूज करके आप म्यूटेशन को भी डायग्नोसिस कर पाते हैं, आप किसी भी डिफरेंट वेराइटीज को या फिर जो भी डीएनए के सोर्सेस हैं उनमें सिमिलरिटीज को भी बता पाते हैं कि सिमिलर हैं भी कि नहीं है, कितने डिसिमिलर हैं, राइट। ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से बता पाते हैं। तो आरएपीडी टेक्निक एक आपका पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, ये आरएफएलपी का मॉडिफाइड वर्जन होता है, काफ़ी फास्ट एंड क्विक रिस्पॉन्स देता है। और इसको एज अ मॉलिकुलर मार्कर के रूप में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ हमें प्राइमर सीक्वेंस जो होते हैं वो जो नोन होते हैं उनके बारे में हमें आइडिया होता है। रैंडमली हम ऐसे पूरे मिक्सर में अलाउ कर देते हैं, जहाँ कहीं पे भी उस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री वो डीएनए मिलेगा वहाँ पे वो बाइंड करता है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करेगा, एम्पलीफाई होगा। अगर एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट हमको पीसीआर स्टॉप करने के बाद अगर मिलता है, दैट इज कि यहाँ पे उस प्राइमर सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट है। अगर एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता, दैट मीन्स वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगाते हैं, या उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ की प्रोडक्शंस करते हैं, लाइक एस म्यूटेशन है कि नहीं है ये पता करते हैं, दोनों डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग हैं ये भी पता करते हैं, दो डीएनए के सीक्वेंसेस में कितना फॉरेननेस है, कितनी डिसिमिलरिटीज हैं, ये भी हम इससे पता कर पाते हैं। अब अगले सवाल पे मैं आप लोगों का थोड़ा आंसर जानना चाहूँगा। अभी जो नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पूछ रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ और ये माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, तो सब लोगों ने होपफुली इसको जाना है और पढ़ा है। डिस्क्राइब द माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व इन बैच कल्चर गिविंग अ वेल इलस्ट्रेटेड डायग्राम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा कि बैक्टीरियल कल्चर के बारे में आपको बताना होगा, कल्चर के टाइप बताना होगा। तो मैंने आपको 3 तरीके का ये कल्चर बताया था, जिसमें आपने पहला पढ़ा था दैट इज द बैच कल्चर, दूसरा पढ़ा था आपने फीड बैच कल्चर, और तीसरा आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस कल्चर। और इन तीनों टाइप के कल्चर की अपनी 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 क्या है, एक आइडेंटिटी है, पहचान है, राइट। कि आपको ग्राफ दिया जाता है और एक ग्राफ भी आपको बताया था, होपफुली अभी यहाँ पे लगा भी होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये है देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ये बैच कल्चर फीड फीड वाले का है, ये फीड बैच का है और ये आपका ये कॉन्टिन्यूअस का है। ये तीनों ही ग्राफ आपको, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे दिया हूँ। ऐप में भी हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं लाइक एज वर्षा हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो इस पीडीएफ को आप पढ़िए आज की क्लास की खत्म होने के बाद, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपसे यही ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व है उसको आपको फिगर बना करके डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है और आपको बताना है कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो होपफुली कि सब लोगों को ये इसके बारे में आइडिया होगा। मान लीजिए कि इस एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम है, और इस एक्सिस पे मान लीजिए आपकी क्या है, ओडी की वैल्यू है या नंबर ऑफ सेल्स, मान लीजिए ओडी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कर्व को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे 4 फेज आपको दिखाई देता है। ओके, जिसको एक को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एल ए जी लैग फेज, इसको बोलते हैं एल ओ जी लॉग फेज, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज, राइट। आपको इन चारों स्टेज के बारे में बताना होता है कि ऐसा ये हो क्यों रहा है, क्यों नहीं ये यहीं से ऐसे स्टार्टिंग चला गया, क्यों यहाँ जाने के बाद ये स्टेशनरी हो गया, क्यों यहाँ आने के बाद ये डिक्लाइन हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे एक्सपोनेंशियली क्यों ग्रोथ कर रहा है। सो इन चारों ही फेजेस के लिए जो साइंटिफिक रीजन है ये आपको बताना होता है। तो कौन बता रहा है इसके पीछे का जो रीजन है। हम्म।
वर्षा मुझे ये बताइए कि ये जो लैग फेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, सपोज की अगर अगर ये मान लीजिए टाइम है, तो मान लीजिए अगर इसको मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ओरिजिन 0 है, ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है, ये 20 है, इस तरीके से मान लीजिए मिनट्स में सारे टाइम है। ये जो 0 से 5 तक का आपको ग्राफ ऐसे ये दिखता है, जिसको कि आप लैग फेज बोलते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं ये ऐसे ग्राफ यहीं से बन गया और इसके बाद फिर स्टैटिक हो गया, ये ऐसे होके फिर ऐसे क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे का रीजन है? बिल्कुल टाइम लीजिए और आराम से सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अमित आवाज बहुत अमित अमित आवाज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सही तरीके से। क्या बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? रितु, वर्षा, अवेंजर एंड अमित। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है अमित। ठीक है, कंटिन्यू करो, बताओ, अभी हम सुन रहे हैं। वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, रितु, आपने क्लास अटेंड किया फिर भी आप आंसर नहीं कर रही हैं, क्या बात है? अरे, ओके वर्षा आपको। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कोई नहीं, अभी आप बच्चे को सुला लीजिए आराम से, आप क्लास अटेंड कीजिए। वर्षा, कुछ बोलना है आपको? ओके, गुड। सो क्लास के टाइम पे भी बहुत अच्छे से आपको ये बताया था और समझाया भी था कि इनिशियली जब हम किसी भी कल्चर मीडिया में, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क में आपने कोई भी मीडिया बनाया, लाइक एज टीएसबी बनाया या एलबी बनाया, आपने मीडिया बनाया और इस मीडिया में आपने क्या किया, इनाकुलम डाल दिया, राइट? इनाकुलम जब आप इसमें डालते हैं तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया खुद को पहले तो इस सिस्टम में अपने आप को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, अडाप्ट करते हैं, और फिर वो अपने सेल्स को पूरा क्या करते हैं, मेच्योर करते हैं। मीन्स मतलब उनका जो ग्रोथ होती है इंटरनली, सेल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाई एरिया का जो रेशियो होता है, पहले उसको मैचअप करते हैं। और जब उस फेज में आ जाते हैं कि अब वो प्रॉपर ग्रोथ कर चुके हैं और ग्रोथ करने के बाद अब डिवाइड करना होता है, तब जाकर के ये वाली फेज स्टार्ट होती है। सो इनिशियली जब आपने इनाकुलम इसमें किया, डाला, वहां से लेकर के जब तक सपोज आपने सेल्स को डाला, आप कोई भी बैक्टीरिया के इनोकुलम डालते हैं तो वो नॉर्मली अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं लेबोरेटरी में, फिर तो फ्रेश कल्चर डालते हैं, अदरवाइज तो ऐसे बैक्टीरिया आपका नॉर्मली पड़ा हुआ है। आपने इसको कल्चर में डाला तो मान लीजिए इसकी साइज ये है और ये यहाँ से होकर के इतना साइज को मान लीजिए मैनेज करना है, तब जा करके इसका वॉल्यूम बाई साइज का जो एरिया है वो पूरा आपका कंप्लीट होता है। और अब यहाँ से क्या करेगा, ये डिवाइड करना शुरू करेगा, मतलब अब एक सेल से क्या करेगा, दो सेल्स बनाना शुरू कर देगा। सो इस स्टेज से ये स्टेज अटेंड करने में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसी को आप बेसिकली लैग फेज के नाम से जानते हैं। सो लैग फेज टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो फेज है जहाँ पे बैक्टीरिया खुद को उस कल्चर मीडिया में स्टैब्लिश कर रहा है, अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, ताकि अब वो डिवीजन कर सके, और डिवीजन करने से पहले के सारे प्रोसेस को क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। सो टेक्निकली वो रेडी हो रहा है किसके लिए, डिवीजन करने के लिए। तो इस इनिशियल स्टेज से डिवीजन के फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम ड्यूरेशन से लगता है, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग लैग फेज के नाम से जानते हैं।
जब एक बार डिवीजन शुरू हो जाता है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशंस होती है वो ऐसे एल्गोरिदम के फॉर्म में डिवाइड करती है, मतलब 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बनता है। तो इसको आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में देखते हैं। दैट इज वाई आप इसको एक्सपोनेंशियल फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो मान लीजिए कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ई कोलाई सेल्स है और इस ई कोलाई का जनरेशन जो टाइम है, मतलब जीटी की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर आपको 15 दे दिया जाता है, कितना, 15 मिनट, राइट। और इनिशियली आप कंसेंट्रेशन आपने जो लिया था इनिशियल वाला, वो मान लीजिए आपने 10⁶ सेल्स आप लेकर चले थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 आवर्स के बाद नंबर ऑफ सेल्स इस कल्चर में कितना होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? सवाल को समझिए। ई कोलाई सेल्स है और उसको जनरेशन टाइम का मतलब डबलिंग टाइम बोल सकते हैं, मोर करेक्टली होगा। डबलिंग टाइम का मतलब कि उसको अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए डबलिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है। इनिशियल सेल्स जब आपने इसमें इनोकुलम डाला था तो उस टाइम पे संख्या कितनी थी? 10⁶ सेल्स था। ओके। 1 घंटा 30 मिनट के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस फ्लास्क में कितना नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को लगाने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, जो इनका डबलिंग टाइम है ये आपको देखना है, कितने घंटे के बाद आपको पूछा गया ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 1.5 आवर्स है, तो पहले आप इसको पूरा का पूरा क्या करिए, मिनट में चेंज करिए, क्योंकि आपका ये ड्यूरेशन मिनट में दे रखा है। तो 60 + 30 = 90 मिनट्स। सो 90 मिनट्स में टोटल कितनी साइकिल चलेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल को करने में जितना लग रहा टाइम उसको आप क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया ये 1.3 घंटा, मतलब 1.5 घंटे में, मतलब 1 घंटा 30 मिनट में ये 6 साइकिल क्या करेगा, चलाएगा। तो 6 साइकिल में से संख्या कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उस 6 साइकिल में कैसे करेगा, अब आपको इसको देखना पड़ेगा, मतलब इसका नंबर आपका ये डबल होता चला जाएगा। ऐसे मान लीजिए अगर इसको हम सपोज इसको एक सेल लेके चलते, तो एक साइकिल के बाद कितना होता है, ये 2 हो जाता। फिर 2 साइकिल के बाद कितना होता है, ये 4 हो जाता। फिर 3 साइकिल के बाद ये कितना होता, 8 हो जाता, होता ना, इस तरीके से। तो 2, 4, 8, 16, 32, ये आपका है, सॉरी, और 64, ये आपका है 6 साइकिल का प्रोडक्ट। तो जो भी आपको सेल्स दिया होगा उसमें आपको इतने जनरेशन का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आप निकाल पाएंगे कितना सेल्स होगा। सवाल आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा ग्लास है और इस ग्लास में आपको बता दिया गया कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का पॉपुलेशन दिया गया है, राइट। पूछा गया कि इस बैक्टीरिया को इस पूरे ग्लास के वॉल्यूम का हाफ वॉल्यूम कवर होने में 30 मिनट लगता है, तो फुल वॉल्यूम कवर होने में कितना टाइम लगेगा, बताइए। 15। वर्षा का आंसर सही है अमित। कैसे, इसको ध्यान से समझिए। मैंने आपको यहाँ पे सवाल दिया कि इस पूरे ग्लास का हाफ वॉल्यूम जो है वो पूरा बैक्टीरियल सेल्स कवर हो चुका है, 30 मिनट इसको मान लीजिए लगा है। ये वाले डेटा से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। और यहाँ पे लिख दिया गया कि 15 मिनट इस बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम है। तो सारे बैक्टीरिया के सेल्स अगर ये यहाँ पे जो है वो हाफ कप को भरे हुए हैं, तो 15 मिनट के बाद ये सब डिवाइड करेंगे तो हाफ वॉल्यूम का पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 15 मिनट में ही ये पूरी की पूरी कप क्या होगी, भर जाएगी।
या जो भी ग्लास है या फ्लास्क है जो भी है, वो 30 मिनट आपको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए दिया गया और उससे पहले का टाइम से आपको मतलब नहीं है। आपको वॉल्यूम से मतलब है कि जितना हाफ वॉल्यूम दे रखा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में भी सवाल बनते हैं, कभी आपको 1/4 दिया जाता है, कभी आपको 2/3 दिया जाता है, कभी आपको 1/2 दिया जाता है। ईजिएस्ट वे में मैंने आपको दिया था कि हाफ वॉल्यूम अगर ग्लास का भरा हुआ है और उस हाफ वॉल्यूम को भरने के लिए 30 मिनट लगा है, तो अगले कितने मिनट में वो ग्लास पूरी फुल हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे इसको 30 मिनट लगा के चले आते हैं। उनको लगता है कि जब आधा भरने में 30 मिनट लगा है तो पूरा भरने में 30 मिनट और लगेगा, मतलब आधे घंटे लगेगा। लेकिन आपको समझना होगा कि ये जनरेशन टाइम का खेल है। यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ये दिया हुआ है कि 15 मिनट ही इसका डबलिंग टाइम है। तो नेक्स्ट 15 मिनट में ये पूरी की पूरी कप जो होगी वो क्या होगी, भर जाएगी बैक्टीरियल पॉपुलेशन से। ठीक है? और ये आप ये समझ लीजिए, इस पे मैंने न्यूमेरिकल जब पढ़ाया था तब भी करवाया था आपको, और अभी भी आपको बता रहा हूँ, इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व से सवाल आपके बनेंगे। ग्राफ बनाने के लिए बन सकते हैं, उनके जो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज है उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बन सकता है। ऐसे पॉपुलेशन दे करके इनिशियल और टाइम दे करके आपसे पूरा कैलकुलेशन भी पूछे जाने की उम्मीद पूरी बनती है। CSIR का भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। यहाँ से भी सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन दे करके न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग आते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस पे। लैग फेज को हमने देख लिया, लॉग फेज को देख लिया, स्टेशनरी फेज के लिए रीजन रीजन आप क्या देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेशनरी फेज का मतलब ये हुआ कि अभी कोई चीज़ का ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स कि ना ही सेल्स एक्सीड हो रही है, ना ही सेल्स आपकी क्या हो रही है, डिप्राइव हो रही है, मतलब दोनों चीज़ इक्विलिब्रियम फॉर्म पे आ गई है। तो जितना नंबर ऑफ सेल्स आपकी डिवाइड कर रही हैं, उतनी नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं, आपके डेड भी कर जा रही हैं। राइट? तो ये एक ऐसा फेज है जहां पे नेट जो गेन है वो क्या है, जीरो है। मल्टीप्लीकेशन रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसीलिए आप इसको इक्विलिब्रियम स्टेज या स्टेशनरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। डिक्लाइन फेज उसके फर्दर की प्रोसेस है, जब जो भी बैक्टीरियल सेल्स अभी तक सर्वाइव कर पा रहे थे किस तरीके से, अब उनको भी सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं है। धीरे 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 वो भी अब क्या कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं। तो ये वाली जो फेज होती है वो न्यूट्रिएंट को एकदम पूरी तरीके से डिप्राइव बताती है, बताता है कि अब न्यूट्रिएंट का लेवल इतना कम हो चुका है कि उस कल्चर में रखे गए जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के लिए ही सफिशिएंट न्यूट्रिएंट वहाँ पे नहीं है। दैट इज वाई सेल्स जो है वो सफ़र कर रही हैं और डेथ कर जा रही हैं। तो ये 4 फेजेस हैं बैच कल्चर के। इनको फिगर बनाइए, इनके बारे में बताइए, इनको लिखिए और रीजन दीजिए कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। ओके। चलिए, एक बात बड़ा अच्छा है कि वर्षा ने अभी क्लास रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट आंसर्स इनके ठीक हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब अगर ये ठीक तरीके से स्टडी करती हैं तो इनको ग्रैपिंग कोई बात नहीं, सभी के लिए चीज़ें वही है। मुझे जो सच होता है उसे बोलने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप बुरा करेंगे तो मैं बहुत बेइज्जती भी करता हूँ क्लास में। वो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लग रहा है कि अमित ने कल की मेरे बात को पूरा एकदम प्रॉपर ले लिया है, पीएचडी करके ही छोड़ेगा कि सर ने इतना बोल दिया है पीएचडी के लिए। नहीं, डेफ़िनिटली पीएचडी करने का बहुत बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है। एनीवे जो चीज़ें हों उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। भाई आप अभी रिसेंटली क्लास जॉइन की हैं, 2 से 3 दिन हुआ है और उस हिसाब से आंसर्स सही लगें तो उसे बोलना ज़रूरी है। और आप गलत करेंगे तो मैं आपको बहुत खिंचाई भी करूँगा क्लास में, उसमें भी आप उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ अ टीडीएनए फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्शंस टू प्लांट अफेक्ट आफ्टर इंडक्शन ऑफ अ वायलेंस जीन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इवन आज हमारा जो पेपर खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, प्लांट के केस में इसको आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। सवाल आपसे पूछा जाता है,
अगर आप में से कोई आईसीआर एआरएस का फॉर्म अगर फिल करेगा और देगा एग्जाम, तो उनके लिए ये सब सारे क्वेश्चन बड़े ही फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नोन एज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। सो एग्रोबैक्टीरियम को आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नेचुरली जीन को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब एक सेल्स से दूसरे सेल्स में। सो एक बैक्टीरिया का डीएनए और एक प्लांट के सेल्स के अंदर में जाकर क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और ऐसा होने के लिए जिस जीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप वीर जीन के नाम से जानते हैं, वायरुलेंस जीन इसको बोला जाता है। ये एक बेसिकली 9 जीन का क्या है, ओपेरॉन है। क्या है, 9 जीन का ओपेरॉन। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बड़ी अच्छी है। ये सीएसआईआर का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से। तो कल की क्लास जो हमारी चलेगी उस पर हम लोग यही बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा चुका है और पिछले भी कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था तो वहाँ पे भी हमको देखने को मिला है। तो अभी आज इसको शॉर्ट में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे ही। नॉर्मली टी डीएनए का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए। जो डीएनए आपका ट्रांसफर होने वाला है उसको आप टी डीएनए के नाम से जानते हैं। ओके, बैक्टीरिया के पास ये वीर जीन जो पाया जाता है, उस वीर जीन से निकलने वाले कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स एज अ सिग्नल का काम करते हैं, जो कि जाकर के आपके प्लांट सेल्स में, मतलब प्लांट सेल्स से इसकी इस प्रोसेस का इंडक्शन कहाँ से हो रहा है। प्लांट सेल्स जब आपका कहीं पे डैमेज हो जाता है, वुंडेड हो जाता है, तो उससे कुछ आपके केमिकल्स निकलते हैं, जिसको कि आप एसिटोसिरिंजोन के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा केमिकल वीर जीन को एक्टिवेट करता है। तो एसिटोसिरिंजोन आपका एक कंपाउंड है जो कि प्लांट के वुंडेड पार्ट से रिलीज होता है। ये आकर के बैक्टीरिया के उस वीर जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करेगा। और जैसे ही वीर जीन आपका एक्टिवेट होता है, 9 डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं, और उन जीन्स से बनने वाले अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल अलग अलग काम करते हैं। जैसे कुछ जीन का काम होता है कि प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में के बीच में ब्रिज का काम करना। कुछ का काम होता है कि यहाँ के डीएनए को साथ में ले जा करके यहाँ प्लांट के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करा करके इंटीग्रेट करना। इस तरीके का अलग अलग रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो ये एक नेचुरली डीएनए का ट्रांसफर मेथड है। टी डीएनए मतलब कि ट्रांसफर डीएनए, जो कि आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है, टीआई प्लाज्मिड आप इसको बोलते हैं। टीआई प्लाज्मिड जो कि आपका बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, और ये प्लांट सेल्स में क्या होता जाता है, राइट। तो ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, और इवन ये सिर्फ यही क्यों, बाकी जो भी आपके इस पूरे पेपर का जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उनको मैं आपको पूरा प्रॉपर मटेरियल भी दे दूंगा, और इनकी क्लासेस भी पढ़ा दूंगा आपको, ताकि इस पेपर से ही अगर कुछ क्वेश्चंस फंसे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के जो जो पेपर सेटर होते हैं ना, उनका भरोसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन उठा करके देखे। इतने आलसी होते हैं, ये पेपर बनाने के लिए टाइम उनके पास होता नहीं। कट कॉपी करेंगे, ईयर बदलेंगे, क्वेश्चन नंबर बदलेंगे, उठा के दे देंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये पूरे पेपर को ही मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोगों को। वैसे डिस्कशन में तो हो ही जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिली जा रही हैं, बट थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, ये टॉपिक भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, इस पे भी डिस्कस अभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, आपको पढ़ने बड़ा मजा आएगा। और जानेंगे आपकी कैसे आपकी स्विचिंग होती है लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल में, कौन कौन से वो जीन होते हैं। सीएसआईआर में बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता था कि कौन से जीन के ऑन होने से, कौन के जीन के ऑफ होने से लाइसोजेनिक चलेगी और लाइटिक साइकिल चलेगी। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत अच्छा है, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कैटेगरी में आता है, डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है आपने? जी हाँ, जी सीआरओ जी। हाँ, क्रो फर्स्ट एंड क्रो थर्ड। हाँ, वही जिनकी बात है। हम्म, ये दोनों टॉपिक काफ़ी लेंदी हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपका पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और इन दोनों को ही बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आपको पढ़ करके बहुत मज़ा भी आएगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को भी आपको मिलेगी। जो ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पैरासिटिज्म फ्रॉम प्रेडेशन।
तो प्रेडेशन में और पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंशिएशन है ये आपको बताना है। डू फंगी एक्ट एज ए प्रेडेटर्स, इफ सो व्हाट मैकेनिज्म्स आर अडॉप्टेड फॉर दिस प्रोसेस। पूछा जा रहा है कि पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में क्या डिफरेंस है, क्या फंजाई एज अ प्रेडेटर का काम कर सकता है, अगर कर सकता है तो आप बताइए कि कौन सा वो मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेगा। तो पैरासिटिज्म को और अगर आपको प्रेडेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो सिंपली आप क्या समझ सकते हैं, दोनों ही केस में होता एक ही है। प्रेडेशन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक प्रे है और एक प्रेडेटर है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाने का काम करता है, राइट। जो बड़ा एनिमल है वो बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाने का काम करता है। इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जैसे अगर टॉप जो कॉर्निवोरस होते हैं, टॉप कॉर्निवोरस जो होते हैं वो छोटे जो आपके मिडिल वाले जो कॉर्निवोरस होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। ओके, तो उनको आप उनका रिलेशनशिप जो है कैसा है, दैट इज द प्रेडेशन वाले का। पैरासिटिज्म में अगर आप देखेंगे तो जो हार्मफुल एनिमल होता है वो छोटा होता है, जबकि जो होस्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। जो होस्ट है वो कैसा है, लार्जर बॉडी है, जबकि जो पैरासाइट्स है मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें आपकी सही हैं। पैरासिटिज्म का डिफरेंसेस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, वही बता रहा था। पैरासाइट जो होते हैं वो आपके एक्सो भी हो सकते हैं और इंडो भी हो सकते हैं, आपके बॉडी के सरफेस पे भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। इनकी साइज छोटी होती है, इनका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज ऑब्लिगेट। कैसा होता है, ऑब्लिगेट। जबकि उनका कैसा होता है, फैकल्टेटिव। पढ़ाइए। ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिक एग्जैक्टली exactly। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग समझें कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि उसके बगैर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनमें बहुत अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं, तो उनके रिलेशनशिप को आप ऑब्लिगेट बोल सकते हैं। और भगवान करें कि सब लोगों के बीच में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप ही बना रहे। फैकल्टेटिव का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता कि चलो भाई तुम हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है ना। तो और ये जो पैरासिटिज्म का केस होता है वो पैरासिटिज्म में बेसिकली होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, दैट इज द ऑब्लिगेट टाइप का। ये पैरासाइट की लाइफ तभी तक है जब तक कि होस्ट पे है। होस्ट से जैसे ये बाहर जाएगा इसको न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएगा और ये क्या करेगा, मर जाएगा। प्रेडेटर्स में प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, मिला तो उसको खाएगा, नहीं मिला तो भी अपना दूसरा चीज पे खाकर काम चला सकता है, उसके ऊपर उसके बगैर मर नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे आजकल मतलब बॉलीवुड सॉन्ग में ये गाना स्ट्रीम बड़ा फेमस होता है कि मतलब उनके बगैर हम रह नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो वो एक रिलेशनशिप कैसा, दैट इज द ऑब्लिगेट टाइप का। तो पैरासिटिज्म में जो दो बेसिकली ये दो एक एक रिलेशनशिप है कैसा, दैट इज द इंटर स्पेसिफिक रीजन, मतलब कि इंटर स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपका क्या है, एक रिलेशनशिप है। होस्ट और पैरासाइट का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमारी बॉडी पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो सब कैसे हैं, आर्थ्रोपोडा फैमिली के होते हैं, और हम लोग सभी क्या हैं, एडवांस मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, राइट। पैरासाइट्स आपके मतलब कि ये सब भी हो सकते हैं, लाइक एज फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर आपके प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। ये सारे प्रोटोजोआ ज़्यादा आपको एग्जांपल मिलते हैं पैरासाइट के होने के लिए। तो पैरासिटिज्म में चीज़ें अलग हैं और प्रेडेशन में चीज़ें अलग हैं। हालांकि यहाँ पे ये है, दोनों ही केस में एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है। जैसे अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो होस्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में होता है, जबकि जो पैरासाइट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। वैसे ही प्रेडेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली जो आपका बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो कि शिकार कर रहा है, जो खा रहा है, वो हमेशा बेनिफिट में है, जो कि जो जिसका शिकार किया जा रहा है वो आपका क्या, दैट इज द नुकसान में है। तो ये कुछ आपके क्या हैं,
डिफरेंसेस होते हैं। बाकी आप इनको कोई सा भी इकोलॉजी की जो बुक है, अगर आप उसको उससे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए आसानी से। और अगर आपको लगता है कि हाँ इस पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आपको हम दे करके समझा देंगे, तो कोई कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अगला सवाल हमारा इम्यूनोलॉजी से है। डिटेल डिस्कस इन डिटेल द पाथवे फॉर एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग बाय एमएससी एंड एमएससी मॉलिक्यूल सेकेंड फॉर द सेल mediated इम्यून रिस्पॉन्सेज। कल ही क्लास में आपको इसको बताया भी था और आपने जाना है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो टी सेल्स होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स एंड टी सी सेल्स। दूसरा यहाँ पे आपके सी डी मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सी डी मॉलिक्यूल्स। और तीसरा आपका क्या होता है? दैट इज द एम एस सी मॉलिक्यूल। इन तीनों का बड़ा कॉम्बिनेशन है। टी हेल्पर सेल के लिए सी डी जो होगा वो कैसा होगा? दैट इज द 4 होगा। और एम एस सी मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे? सेकेंड होंगे। टीसी सेल्स के लिए सी डी क्या होगा? आपका 8 होगा। और एम एस सी मॉलिक्यूल क्या होंगे? फर्स्ट होंगे। इनकी मैचिंग ही कभी कभी आपसे पूछी जाती है कि कौन से एम एस सी मॉलिक्यूल के लिए कौन सा सी डी मॉलिक्यूल, या कौन सा टी हेल्पर सेल्स के लिए कौन सा सी डी एम एस सी मॉलिक्यूल चाहिए होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। पाथवे तो आपको मैं पढ़ा के दिया भी हूँ, और इसको आप क्यूबे की बुक से भी पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है फिगर आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, वो हमेशा बाउंड फॉर्म में होते हैं। तो बाउंड किससे होते हैं? एमएससी मॉलिक्यूल से। किससे? एमएससी मॉलिक्यूल से, राइट। एमएससी मॉलिक्यूल से ही जो एंटीजन बाइंड किया रहता है वही टी सेल के सरफेस पे क्या करता है? वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो एंटीजन को प्रोसेस करना और उसको ले जा करके टी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट करना, ये काम होता है आपके टी सेल्स के थ्रू एक्टिवेट होने वाले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का या इम्यून रिस्पॉन्सेस का। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एंटीजन जो होगा, कौन सा एंटीजन आपका बाइंड करेगा किससे, ये सब आपको इम्यूनोलॉजी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ये कौन से टाइप का एंटीजन आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करेगा, कौन से टाइप का एंटीजन कौन सा आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करेगा, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको बताया। और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया, आप उसको पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आएगा। प्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग का पर्पस क्या है या मीन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। जो भी एंटीजन्स आपकी बॉडी में इनकाउंटर हुआ, उस एंटीजन के लिए अगर आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चल रही है तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एमएससी मॉलिक्यूल से क्या करेगा? बाइंड करेगा। देन जाकर के वो एमएससी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स आपका टी सेल के सरफेस पे क्या करता है? रिकॉग्नाइज होता है। देन उसके बाद वहाँ से क्या होगा? वो टी सेल्स आपका एक्टिवेट होगा, डिफ्रेंशिएट होगा जाकर के आपका टी हेल्पर सेल्स में और टीसी सेल्स में। टीसी सेल्स के पास खुद की किल करने की एबिलिटी होती है, वो एंटीजन को किल कर सकता है। और टी हेल्पर सेल सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मैसेंजर को मीन साइटोकाइंस को सीक्रेट आउट करता है, और ये साइटोकाइंस जाकर के बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, तब जाकर के आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी चलता है। यही इसका पूरा प्रोसेस है, पाथवे है। अब इसके पाथवे के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाना होता है, जो कि आपको मैंने दिया था जब इम्यूनोलॉजी क्लास पढ़ाया था तब। ओके। एमएससी सरफेस पे पाया जाता है, आरबीसी सेल्स के सरफेस पे भी मिलता है आपको। जब कभी भी आपको ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ सेल के सरफेस। एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट जो होती है वो आपका सारे सेल पे पाई जाती है। एमएससी मॉलिक्यूल जो सेकंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे ही पाई जाती है। मान लीजिए ये आपका सेल है और इसके सरफेस पे आपका ये एमएससी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आया ये एंटीजन, अब ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स आपका किससे बाइंड करना चाह रहा है? टी सेल के रिसेप्टर से। ऐसा फिगर होता है। इसके सरफेस इस वाले सेल्स के से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ से है, ये वाले कॉम्प्लेक्स से। एमएससी मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पे पाई जाती है और वो आपके एंटीजन को बाउंड करता है, उस सेल के बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेल के सरफेस पे ही रहेगा, ऐसे ऐसे मतलब साइटोप्लाज्म में या फिर ब्लड के स्ट्रीम में से फ्लोट नहीं करेगा।
सेल पे ही पाया जाएगा। एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट जो होगा वो सारे सेल से पाए जाते हैं। सुनाई दिया अमित? चलिए एक आखिरी सवाल आपका बचा हुआ है। अच्छा नहीं, अभी आखिरी नहीं है, अभी और भी है। बस ये लास्ट है, इसके बाद अब कल क्लास चलाएंगे। 2 दिन हो गया पेपर को डिस्कस करने में, और ये डिस्कशन करने के पीछे का जो लॉजिक था होपफुली कि सक्सेस भी रहा हो। मैं चाह रहा था कि आपके अंदर में जो थोड़ा रुका हुआ आपका स्टडी का फ्लो है वो फिर से आ जाए, और पेपर जब डिस्कस होता है तो लगता है कि हाँ हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक लास्ट सवाल है, फिर इसके बाद हम लोग अब यहीं पे वाइंड अप करेंगे और फिर कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल दिया हुआ है। अ म्यूटेशन अकर इन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन दैट कोड फॉर अ स्टेबल प्रोटीन इन इकोलाई। कोई एक इकोलाई है और उस इकोलाई में एक आपका कोडिंग सीक्वेंस है। तो पहले फिगर बनाते चलते हैं ताकि आपको समझने में और समझ करके आंसर देने में आसानी हो। मान लीजिए कि ये आपका इकोलाई का सेल है, तो इकोलाई का डीएनए है, और इस इकोलाई में एक मान लीजिए ये क्या है, कोडिंग रीजन है, और इसी कोडिंग रीजन में इसने बताया कि कोई म्यूटेशन हो गई है। मान लीजिए कि ये म्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द म्यूटेटेड जीन कैन बी ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, मतलब कि इस वाले जीन का एमआरएनए आपका बन सकता है। बन गया भैया। दैट हैज द करेक्ट इनिशिएशन कोडॉन। इस एमआरएनए का ये वाला जो सी एस सीक्वेंस है, मतलब कि ये ए यू जी ही है। ए यू जी हमारा क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है। ओके, इनिशिएशन कोडॉन ट्रांसलेशंस अकर, इनिशिएशंस कैन अकर बट लैक टर्मिनेशन कोडॉन, मतलब कि इसके पास टर्मिनेशन कोडॉन में क्या है, प्रॉब्लम है। टर्मिनेशन कोडॉन हमारे पास क्या क्या है? हाँ जी, यू ए जी, यू जी ए, युग, युगा एंड युवा। युग, यू ए जी, युगा, यू जी ए एंड युवा, यू ए। ये 3 सीक्वेंस हैं जो कि आपके क्या हैं, स्टॉप कोडॉन है। क्या है, स्टॉप कोडॉन है। और ये यू जी क्या है, आपका इनिशिएशन कोडॉन है। तो इस कोडिंग जीन का जो एमआरएनए आपका बना है, उस एमआरएनए का जो पहला कोडॉन है, मीन्स इनिशिएशन कोडॉन है, वो ठीक है। लेकिन स्टॉप कोडॉन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे बता रहा है इन एनी रीडिंग फ्रेम, कोई भी आपका जो इस एमआरएनए से बनने वाले जो रीडिंग फ्रेम है, किसी भी रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडॉन की प्रॉब्लम चल रही है। सो पूछ रहा है कि वुड द इनकरेक्ट प्रोटीन बी सिंथेसाइज फ्रॉम दिस एमआरएनए एंड एक्यूमुलेट इन द सेल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। सवाल बड़ा सिंपल सा है। पूछ रहा है कि अगर टर्मिनेशन कोडॉन पे प्रॉब्लम है तो क्या ये प्रोटीन आपकी इनकरेक्ट फॉर्म में बनेगी और सेल्स में एक्यूमुलेट होगा, इसको आपको बताना है। तो इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपना, आपने पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, सब कुछ। सवाल भी आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने फिगर बना करके समझा दिया। अब आपको अपना आंसर बताना है। ओरली हमको बता दीजिए कि आप क्या इसमें आंसर लिखेंगे। क्या ये प्रोटीन बनेगी, इनकरेक्ट प्रोटीन बनेगी? लाइन, लाइन को फिर से पढ़ी, हाँ। चलिए इनका आंसर ये है, मतलब इन्होंने अपना ये आंसर दिया कि प्रोटीन सिंथेसाइज तो होगा लेकिन ये एक्यूमुलेट नहीं होगा, डिग्रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों वर्षा?
चलिए और कोई? अमित बच्चे हैं, अमित बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। सिंथेसिस तो हो गया, यहाँ पे सवाल पूछा गया वुड द इनकरेक्ट प्रोटीन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस एमआरएनए एंड अगला सवाल है अकोमोलेट इन द सेल। दोनों चीज को आपको बताना है। अरे कंटिन्यूअसली बनेगा तो क्या होगा मतलब कि एकोमुलेट होगा ना भाई। अगर वो तो वही तो ये पूछ रहा है आपको, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि एकोमुलेट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अच्छा, कुछ काउंटर कुछ काउंटर जवाब है पर साहब के पास इनके जवाब के लिए? नहीं वो हम आपकी भी बात को समझ गए, हम अमित की बात को भी समझ गए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास कुछ काउंटर आंसर है अमित के इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए कि ये प्रोटीन कभी स्टॉप होगी नहीं, बनती ही जाएगी और बनती ही जाएगी। हम्म, हम्म, ओके। अमित, तुम्हें अपने जवाब में कुछ इनको काउंटर डिफेंस करना है? वर्षा का आंसर समझ में आया अमित? अरे चला गया। अरे भाई सब सारे जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं। नहीं नहीं, बात हम समझ गए। तो मतलब क्या, क्या मतलब बैक्टीरिया के पास अपना रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है? अरे ऐसे, अच्छा। नहीं नहीं, ये कोई आंसर नहीं है अमित। बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिनोम में अगर कोई अल्टरेशंस हो रहा है तो वो उसके लिए हार्मफुल ही है, मतलब अच्छी बात नहीं है। हम लोग अपने बारे में इसलिए जानते हैं कि हमने अपने पे स्टडी किया हुआ है। बैक्टीरिया के बारे में, डिजीज के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उसका जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट उसी चीज़ों के रिसर्च करने के लिए फंडिंग करती है जिससे कि ह्यूमन का वेलफेयर हो। बैक्टीरिया को कोई बीमारी हो जाए उससे हमको क्या परेशानी है? और ये बैक्टीरिया में जो म्यूटेशंस होकर के अल्टरेशन हो रहे हैं वो उसकी बीमारी ही है जो कि हमारे लिए खतरनाक हो रही है। आज आप परेशान हैं कि कोविड वायरस के जितने भी स्ट्रेन नए नए आ रहे हैं, वो पुरानी वाली जो वैक्सीन बनी है वो हमारे लिए अब काम नहीं कर रही हैं। तो वो उनके अंदर में वो बीमारी है जो कि हमारे लिए खतरनाक घातक साबित हो रही है। ऐसे ही हमारी ही बॉडी में सपोज कीजिए, अभी जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या फिर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या है, एक बीमारियां हैं। तो इससे बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और दूसरी चीज, सारे सारे जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं सबके पास अपनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है। सब कुछ सेल्स में बहुत ही गवर्न एंड एक्यूरेट तरीके से चलता है। कुछ भी चीज़ की अगर डिफिशियंसी होगी, कोई भी चीज़ का अगर एक्सेस होगा, तो सेल्स का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसके पास ये मैसेज जाता है, कन्वे होता है कि समथिंग देयर इज रॉन्ग। अब आपको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ अननेसेसरी ऐसे नहीं बनती रहेगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक ओपन रीडिंग फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट आता है। और आपको मालूम होगा कि ओपन रीडिंग फ्रेम्स बेसिकली एक ऐसा शॉर्ट डीएनए का फ्रेगमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इनिशिएशन कोडॉन भी पाया जाता है,
स्ट्रक्चरल कोडॉन भी पाए जाते हैं और स्टॉप कोडॉन भी पाए जाते हैं। इसी कंप्लीट सेट को आप एक ORF के नाम से जानते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने, ओपन रीडिंग फ्रेम, राइट। ओपन रीडिंग फ्रेम को आप डिफाइन करते हैं कि डीएनए का वो फ्रेगमेंट जहाँ पे आपका इनिशिएशन से लेकर के स्टॉप कोडॉन की सारी चीजें पाई जाएं, तब तक जब तक कि नेक्स्ट कोई स्टॉप कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन नहीं आ जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये पूरा डीएनए है, तो ये पूरे डीएनए में कई सारे ओपन रीडिंग फ्रेम होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा भी है, in any but lack termination codon in any reading frame। किसी भी रीडिंग फ्रेम में कोई टर्मिनेशन कोडॉन है ही नहीं, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा रीडिंग फ्रेम की बात ये कर रहा है। ओके, तो टर्मिनेशन कोडॉन के ना होने से ऑब्वियसली प्रोटीन आपकी बनती रहेगी, लेकिन प्रोटीन के बारे का यहाँ की जो एक्यूमुलेशंस की बात कर रहा है उसके बारे में आपको जस्टिफिकेशन देना है। इसमें आप दोनों लोगों के आंसर में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। अमित का कहना है कि एक्यूमुलेट नहीं होगा, बनता रहेगा, क्योंकि वो प्रोटीन का कभी अंत नहीं होगा। वर्षा का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगी और उसके उससे होने वाले जो नेगेटिव चीजें होंगी उसको सेल्स क्या करेगा, बचाएगा। ओके, सो बातें कंक्लूजन पे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है दोनों लोगों को, क्लियर। एकोमुलेशन पे बात करते हैं। सेल्स का हर चीज, जो भी चीज होती है उसके लिए फिक्स रेशियो होता है। आपके मतलब कोई भी सेल्स में चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ एक कंट्रोल मैनर में होता है। अगर कोई प्रोटीन अबरप्ट बन रही होती है तो सबसे पहले जो उस प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जो अबरप्ट प्रोटीन होती हैं, जिसे आप मतलब कि नेकेड प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, अबरप्ट प्रोटीन सेल्स के बाकी जो पाथवेज होती हैं उनको हैम्पर करता है। और कोई भी सेल, कोई भी सिस्टम अपने आप को नॉर्मल रखना चाहता है, उसको रखने के लिए उसके पास उसके डिफेंस सिस्टम होते हैं। तो हमारी ही बॉडी में या बैक्टीरियल सेल्स की बॉडी सेल्स में या फिर प्लांट सेल्स में एवरी डे बहुत सारे फॉल्टी प्रोटीन्स बनते रहते हैं। हमारी सेल्स में रिपेयर सिस्टम अगर ना हो तो इतना ज़्यादा गलत सलत प्रोटीन बनती रहती है, इनका कोई लिमिट नहीं है। तो वो जो रिपेयर सिस्टम होती हैं, जो डिग्रेडेशन के जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि जो फॉल्टी प्रोटीन्स बनती हैं, खराब वाली प्रोटीन्स बनती हैं, उनको डिग्रेड कर देना। तो ये प्रोटीन्स एक्यूमुलेट नहीं होगी, ये डिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू जाएगी। और ये डिग्रेडेशन इसलिए भी होगा क्योंकि ताकि बाकी जो सेल्स की एक्टिविटीज है वो नॉर्मल रह सके। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ओके, सो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी। तो आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा या इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन की प्रोसेस उस सेल्स के सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है। दैट इज वाई सेल्स का जो डिफेंस सिस्टम, मतलब रेगुलेटरी जो कंपोनेंट्स होंगे, वो उस प्रोटीन के डिग्रेडेशन पाथवे को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और प्रोटीन को क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। और उस प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनने वाले जो अमाइनो एसिड्स होंगे फिर से फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम फर्दर जो आपका प्रोटीन्स बनेंगे उसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। साथ साथ जो भी म्यूटेशंस आपका हुआ है उस म्यूटेशंस को रिपेयर करने के लिए डीएनए का जो रिपेयर सिस्टम होगा वो भी क्या होगा, आपका एक्टिव हो जाएगा, ताकि उससे फर्दर जो फॉल्टी प्रोटीन बन रही थी वो प्रोटीन आपकी ना बने। ठीक है, आखिरी सवाल है हमारा यहाँ पे। हाँ, ये दोनों ही क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट की बॉडी में फोलिक एसिड को बनाने के लिए, ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी पढ़ाना था, और इसके बाद बियर का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये तो अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं मैंने। ये दोनों क्वेश्चन पे भी डिस्कस नहीं करते हैं, आज के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। कल से अब पेपर डिस्कशन का काम खत्म हो गया, कल से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास में आपको ये दोनों जो टॉपिक यहाँ पे मैंने बताया था, दैट इज द लैम्डा फेज के लाइफ साइकिल को लेकर के और टी डीएनए को लेकर के, इस पे दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हो सके और टाइम अगर मिले आप लोगों को तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा मेहनत कम करना पड़े। ओके, चलिए, सो आज के लिए इतना ही, और होपफुली